हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान ने कश्मीर राग अलापा भारत के जवाबों से सिट्टी पिट्टी हो गई गुम। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को फिर लगाई फटकार, कहा कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे शहबाज शरीफ की बोलती कैसे बंद की गई है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ पर भारत में रक्षा आयातों को लेकर दोस्तों राजनाथ सिंह जी का बहुत बड़ा बयान, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत में अब आसमान से घुसपैठ करा रहा है पाकिस्तान। 9 महीने में इतने ड्रोनों को भेजा गया है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको कोहिनूर को लेकर सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां भारत के डर से छिपाया कोहिनूर। बताएंगे दोस्तों किसने ये सबसे बड़ा फैसला किया है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया जबरदस्त ऐलान, कार बाइक चलाने वालों की हो गई बल्ले बल्ले। बताएंगे दोस्तों क्या है खबर, और पोस्ट ऑफिस की धांसू स्कीम आपको बताएंगे। तो हर तरह की जानकारी अभी आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और यही वजह है कि भारत की विदेश नीति आज नंबर 1 है और सबसे बेस्ट है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां 3 अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान ने अलापा कश्मीर का राग, तो भारत के जवाबों से हुई सिट्टी पिट्टी गुम। जी हाँ, पाकिस्तान जब भी कश्मीर का राग अलापता है, भारत अपने जवाबों से उसकी बोलती बंद कर देता है दोस्तों। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटे में 3 अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों से कश्मीर राग अलापा था, जिसके बाद भारत ने गुरुवार को ऐसा करारा जवाब दिया है कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। जी हाँ, कजाकिस्तान के आस्ताना में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एशियाई देशों के शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई है। जी हाँ दोस्तों, मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस ऑफ इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया यानी सीका पर 6ठे शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के लिए एक बार फिर CICA मंच के दुरुपयोग का विकल्प चुना है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेंगे। पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में पाकिस्तान की टिप्पणी भारत के आंतरिक मामलों, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में हस्तक्षेप करने जैसा है। पाकिस्तान को सलाह दी जाती है कि वो एक अनुकूल माहौल बनाकर जो कहता है उसे करे, ताकि किसी भी तरह से भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद के लिए उसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का उपयोग न किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटे में 3 अलग अलग मंचों पर भारत और कश्मीर का जिक्र किया था। सबसे पहले उसने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में रशिया यूक्रेन संकट पर बहस के दौरान कश्मीर का जिक्र किया। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम कश्मीर की तुलना यूक्रेन से करने का प्रयास किया। पाकिस्तान की ओर से उठाए गए मुद्दे का भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक बार फिर इस मंच का दुरुपयोग कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। जी हाँ, आपको बता दें पाकिस्तान यही नहीं रुका दोस्तों, उसने एशियाई देशों के शिखर सम्मेलन में बोले तो CICA में कश्मीर राग अलापा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर समाधानों की दिशा में जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी भारत पर बनी हुई है। यहाँ भारत की उप विदेश मंत्री लेखी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। जी हाँ दोस्तों, लेखी ने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया को लेक्चर देने की जगह खुद के घर में सुधार करना चाहिए और उसको व्यवस्थित करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मिले इस जवाब का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि भारत ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है, अब दोबारा पाकिस्तान कश्मीर राग अलापने में 100 बार सोचेगा दोस्तों। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर दोस्तों, और जिन्होंने शेयर किया दोस्तों आप सभी को दिल से धन्यवाद। चलते हैं और बड़ी खबर की ओर, लेकिन आपकी राय तो बनती है दोस्तों कश्मीर वाले इस मुद्दे को लेकर, और आप क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान को, हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतजार दोस्तों। तो बताना मत भूलिएगा। बात करें खबर की, जहां पर राजनाथ सिंह जी का बड़ा बयान, कहा भारत को रक्षा आयात पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत रक्षा उपकरणों बोले तो हार्डवेयर के आयात पर निर्भर नहीं रह सकता है और उसे रहना भी
नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य की किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने के वास्ते रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलग थलग रहना नहीं है, बल्कि आधुनिक सेना के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करना है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री दुनिया भर में भारतीय मिशन में तैनात अताशे बोले तो देश के राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ काम करने वाला विशेषज्ञ की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे और इस बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने भी हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह जी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और मित्र देशों के बीच परस्पर रक्षा सहयोग में रक्षा अताशे सेतु का काम करते हैं। उन्होंने बैठक में शामिल लोगों से कहा कि वे अपनी तैनाती वाले देशों में भारत के रक्षा उद्योग की क्षमताओं का प्रचार प्रसार करेंगे। जी हाँ, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों, जहां भारत में अब आसमान से घुसपैठ करा रहा पाकिस्तान, 9 महीने में भेजे 191 ड्रोन। जी हाँ, पाकिस्तान दुनिया के सामने बेशक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के खोखले दावे करता रहा है, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके विपरीत है दोस्तों। पिछले 9 महीनों में पाकिस्तान से सुरक्षा बलों ने पड़ोसी देश पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में 191 ड्रोन ने अवैध प्रवेश की कोशिश की है। इससे देश में आंतरिक सुरक्षा के मामले में बहुत बड़ी चिंता सामने आई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान की ओर से इस तरह के अवैध प्रयासों को बनाए रखने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों से इनपुट साझा किए हैं। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक 191 ड्रोन में से 171 पंजाब सेक्टर के साथ भारत पाकिस्तान सीमा के माध्यम से भारतीय क्षेत्र में घुसे, जबकि 20 को जम्मू सेक्टर में देखा गया। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर रशिया ने दे दी है तीसरे विश्व युद्ध की बड़ी धमकी। कहा अगर यूक्रेन ने उठाया ये कदम, यानी कि यूक्रेन और रशिया के बीच चल रही जंग अब लंबी होती जा रही है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से रूस आक्रामक रुख अपनाते हुए यूक्रेन पर लगातार हमला कर रहा है। रूसी हमलों के बीच यूक्रेन नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यूक्रेन के नाटो में शामिल होने को लेकर रशिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रशिया ने इसे यूक्रेन का एक प्रोपेगेंडा बताते हुए इस बार सीधा तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली है। दोस्तों, रशिया इससे पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल करने को लेकर भी कई बार बयान जारी कर चुका है, तभी से ही तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है। इस बार तो रशिया ने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी देकर एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। जब से इन दोनों देशों में जंग छिड़ी है, ऐसा पहली बार हुआ है जब रशिया की ओर से सीधे तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी गई हो। जी हाँ दोस्तों, रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अलेक्जेंडर वेनेडिकतोव ने कहा कि यूक्रेन जानता है कि अगर वो नाटो में शामिल हुआ तो ये इस युद्ध को तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील कर देगा। पुतिन के करीबी कहे जाने वाले अलेक्जेंडर वेनेडिकतोव ने कहा है कि इस तरह का कदम उठाने का अंजाम खुद नाटो सदस्य भी समझते हैं। रशिया की ओर से यह चेतावनी उस समय पर आई है दोस्तों जब यूक्रेन के कई इलाकों में रशिया लगातार हमला कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध पर लगातार बाकी देशों के बयान आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन ऐसे में जिस प्रकार से सीधे तौर पर अब रशिया की तरफ से तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी गई है, इस पर आपकी क्या निजी प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? क्या ये कहना सही था? क्योंकि इससे मात्र यूक्रेन ही अफेक्ट नहीं होगा दोस्तों, बल्कि रशिया के करीबी बाकी देशों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो ऐसे में आप लोग रशिया को क्या सजेशन देना चाहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां पर अंधेरे में रोशनी की किरण है भारत। जी हाँ, IMF ने की भारत की जमकर तारीफ, मंदी की आशंका से किया इनकार। बता दें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की MD क्रिस्टलिना जियोर्जिया ने भारत की जमकर तारीफ की है दोस्तों। उन्होंने कहा कि अंधेरे में भारत एक रोशनी की किरण के रूप में उभरा है। इस कठिन समय में भी जिस तरह से ढांचागत सुधारों के जरिए भारत ने अपनी ग्रोथ संभाल कर रखी है वो सराहनीय है। तो वहीं IMF के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवर गोरिनचेस ने डिजिटलीकरण की तारीफ की और कहा कि ये कदम बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि पहले भारत की बड़ी आबादी बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़ी थी, लेकिन डिजिटलाइजेशन की वजह से लोग बैंकों से जुड़ गए हैं, आसानी से लोग लेन देन करने में लगे हैं और इस व्यवस्था से भारत की सरकारें से बहुत सारे काम आसानी से कर पा रही है, जो कि एक समय में मुश्किल हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि भारत के इस कदम को हम अप्रिशिएट करते हैं, सराहनीय करते हैं और बाजार को बदलाव की तरफ ले जाने में इसकी बड़ी भूमिका है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ भारत के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT स्कीम का IMF भी हुआ मुरीद, बताया चमत्कार। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जब दुनिया मंदी की आशंका से जूझ रही है तब भारत रोशनी की किरण की तरह उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत को अभी और ढांचागत
सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ संभावनाओं की कमी नहीं है। चुनौती के इस समय में भी विकास की तरफ बढ़ते रहना बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहाँ पर ट्रूडो सरकार को भारत की दो टूक कहा, खालिस्तानी आतंकी एक्टिविटी रोके कनाडा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने कनाडा को प्रतिबंधित संगठन की ओर से भारत विरोधी गतिविधि करने के मामले में सख्त कदम उठाने की मांग की है। दोस्तों, भारत ने कनाडा के सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ के तथा कथित खालिस्तान जनमत संग्रह को रोकने के लिए कहा है। ये 6 नवंबर को ओंटारियो में होने वाला है। SFJ संगठन भारत में प्रतिबंधित है। भारत सरकार ने कनाडा से स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए जो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ गतिविधियों में शामिल है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो सरकार से भारत की ओर से कहा गया है कि इस कथित जनमत संग्रह को रोका जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कनाडा सरकार की किसी भी प्रॉपर्टी को भारत के नागरिकों के खिलाफ हिंसा और नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें, जहां भारत के डर से छिपाया कोहिनूर, ब्रिटेन की रॉयल फैमिली का बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ, ब्रिटेन में शाही परिवार ने कोहिनूर को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। अगले साल 6 मई को वेस्टमिंस्टर एब्बे में क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद किंग बने चार्ल्स तृतीय यानी किंग चार्ल्स 3 का राज्याभिषेक होना है और इस शाही परंपरा के दौरान महाराजा को शक्ति का प्रतीक ताज दिया जाएगा। इसके साथ ही किंग चार्ल्स 3 की पत्नी कैमिला पार्कर को भी ताज पहनाया जाएगा, मगर ब्रिटिश शाही परिवार को भारत की नाराजगी का डर सता रहा है और इस वजह से रॉयल फैमिली ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक कैमिला को वो ताज पहनाया जाना था जिसमें भारत से लूट कर लाया गया कोहिनूर हीरा जड़ा गया है, मगर अब इस प्लान में बदलाव किया गया है। दोस्तों, कोहिनूर को लेकर विवाद से बचने के लिए किंग चार्ल्स 3 और कैमिला के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है और इस समझौते में दिवंगत महारानी के कोहिनूर जड़े ताज का जिक्र है। 105 कैरेट हीरे का कोहिनूर महारानी के ताज में जड़ा हुआ है और अब शाही परिवार ने फैसला किया है कि कैमिला इस ताज को नहीं पहनेंगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों भारत की नाराजगी का डर तो ब्रिटेन को है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के इस हीरे को लौटाया नहीं जाएगा। भारत को ऐसे में दोस्तों इस कोहिनूर हीरे को लेकर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि भारत से इसको चुरा कर लाया गया था दोस्तों, और भारत से जब इसे चुराया ही गया है दोस्तों, इस बात को ब्रिटेन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसे सही सलामत इसको भारत को लौटा देना चाहिए। मानते हैं कि नहीं? आप लोग राय सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो लाइक करना मत भूलेगा दोस्तों, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो देखते देखते एक लाइक तो ठोक दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां यूक्रेन की मदद को पाकिस्तान ने भेजा था बारूद, अब ईरान के हथियार से रशिया ने हिसाब किया चुकता। बता दे, यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ कई महीनों से जारी लड़ाई में दोनों देशों के हथियारों का जखीरा धीरे धीरे कम पड़ रहा है और यही वजह है कि दोनों को हथियार सप्लाई करने वाले देशों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। दोस्तों, गौरतलब है कि कुछ समय पहले अपने कुछ इलाकों से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फौज को पीछे हटाने के लिए यूक्रेन ने पाकिस्तान में बनी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया था। ब्रिटेन के विशाल मालवाहक जहाज के जरिए इन हथियारों को कीव की मदद के लिए पहुंचाने की पुष्टि हुई थी। तो वहीं अब खबर है कि रूस मेड इन ईरान ड्रोन की मदद से यूक्रेन से अपना हिसाब चुकता कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तानाशाह गद्दार शी जिनपिंग को हटाओ। जी हाँ दोस्तों, आखिर चीन में लगे इस बैनर के लिए किसने दिखाई इतनी बड़ी हिम्मत, किसने की बड़ी हिम्मत आपको बता दें। चीन 5 साल में एक बार होने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कांग्रेस की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है। हालांकि इस अहम बैठक से पहले शी जिनपिंग को जमकर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी बीजिंग में एक व्यस्त चौराहे पर बैनर लगाकर कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व की आलोचना की गई है। चीन में प्रतिबंधित ट्विटर की तस्वीरों में एक सड़क पर आग से धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है दोस्तों, और एक बैनर नजर आ रहा है जिसमें सख्त शून्य कोविड नीति को खत्म करने और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को उखाड़ फेंकने और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हटाने का आह्वान किया गया है। बीजिंग के एक पत्रकार के एक ट्वीट के अनुसार बैनरों में नारे थे जिनमें क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता को बढ़ावा देने को कहा गया। जी हाँ दोस्तों, एक अन्य बैनर में शी जिनपिंग को तानाशाही देशद्रोही भी कहा गया। रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरें प्रसारित होने के बाद अधिकारियों ने बाद में बैनर को हटा दिए। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां रशिया के साथ भारत ने फिर निभाई दोस्ती, UNGA निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से रहा दूर। जी हाँ दोस्तों, भारत ने एक बार फिर रशिया के साथ अपनी दोस्ती निभाई है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में परसों रशिया के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पेश किया गया और इस पर वोटिंग हुई। भारत ने खुद को इस वोटिंग से दूर रखा। हालांकि यूक्रेन में संघर्ष के बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य को दोहराया जिसमें उन्होंने बातचीत के जरिए इस लड़ाई को खत्म करने का संदेश दिया था। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो निंदा प्रस्ताव पेश किया गया उसमें रशिया के द्वारा यूक्रेन में डोनेट्स्क, खेरसन, लुहांस्क और जापोरिजिया पर कब्जे को अवैध करार दिया गया है। निंदा प्रस्ताव के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसकी कोई वैधता नहीं है। आपको बता दें कि 193 सदस्यीय महासभा में 143 देशों ने इसके समर्थन में वोट किया। 5 देश इसके खिलाफ अपने मताधिकार का प्रयोग किया दोस्तों। तो वहीं भारत सहित 35 देशों ने खुद को वोटिंग से दूर रखा। ऐसे में भारत के इस कदम की अगर आप भी सराहना करते हैं दोस्तों, क्योंकि रशिया एक भारत का परम मित्र है दोस्तों और भरोसेमंद मित्र, और ऐसे में भारत किसी भी कीमत पर दोस्तों रशिया की खिलाफी नहीं कर सकता और नहीं करना भी चाहिए दोस्तों, अगर मुद्दा ज्यादा बड़ा और खास नहीं है तो। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों भारत के इस डिसीजन का दिल से समर्थन करते हैं तो अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों, और मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर पाकिस्तान पर मंडराया ब्लैकआउट का क्या खतरा, कराची समेत दक्षिणी हिस्से की बिजली हुई गुल। बता दें पाकिस्तान में गुरुवार अचानक हुई गड़बड़ी की वजह से देश के आर्थिक संकट में आर्थिक केंद्र कराची समेत दक्षिणी हिस्से में ब्लैकआउट हो गया दोस्तों। बिजली आपूर्ति में अचानक गड़बड़ी क्यों हुई इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। फिलहाल सरकार के अधिकारी और बिजली कंपनियां गड़बड़ी को ठीक करने में जुटी हुई है। दक्षिणी हिस्से में ब्लैकआउट के बाद कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं ये पूरे देश को ही ना अपनी चपेट में ले ले। हालांकि फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें जहां कश्मीर मामले पर पलटा जर्मनी। पहले पाकिस्तान से दिखाया था प्रेम लेकिन अब अचानक बदले उसके सुर। बता दें पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी की वकालत और पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाना जर्मनी को भारी पड़ गया दोस्तों। नतीजा ये हुआ है कि उसे कुछ ही दिनों में बयान से पलटना पड़ गया है। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने अपने विदेश मंत्री के बयान का खंडन करते हुए माना है कि कश्मीर का मुद्दा दो देशों के बीच का मसला है और इस मामले में विश्व निकाय की बहुत सीमित भूमिका है। एकरमैन ने कहा कि कश्मीर मसले पर जर्मनी के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जर्मन विदेश मंत्री की टिप्पणी पर समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए एकरमैन ने कहा कि सबसे पहले मुझे ये कहना होगा कि हम भारतीय पक्ष और भारतीय मीडिया की प्रतिक्रियाओं से काफी हैरान हैं। भारत के लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मैं मंत्री के शब्दों पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कश्मीर पर जर्मनी की स्थिति नहीं बदली है। हम अभी भी मानते हैं कि इस मामले को दोनों देशों को आपस में सुलझा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी मंत्री ने भी अपने बयान में रेखांकित किया था कि द्विपक्षीय मार्ग आगे का रास्ता है, पड़ोसी से सीधी बातचीत आगे का रास्ता है, लेकिन मंत्री द्वारा कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाने वाले बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। इस बयान को समझने में भूल हुई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस खबर से दोस्तों आप साफ समझ पा रहे होंगे कि कश्मीर मुद्दे पर जर्मनी ने जो बयान दिया था दोस्तों उससे अब पीछे हटते नजर आ रहे हैं। क्या आप इसको भारत की पूरे विश्व में बढ़ती पहचान और बढ़ती ताकत का दबाव मानते हैं दोस्तों जो जर्मनी अपने आप पलट गया है? बताइएगा जरूर आपको क्या लगता है दोस्तों। और साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां अब्दुल लतीफ राशिद चुने गए इराक के नए राष्ट्रपति। खत्म हुआ साल भर तक चला गतिरोध। जी हाँ, इराक में सांसदों ने कुर्द राजनेता अब्दुल लतीफ राशिद को देश का नया राष्ट्रपति चुना है और इससे साल भर से चल रहा गतिरोध खत्म हो गया है दोस्तों। वो बरहम साले की जगह लेंगे। गुरुवार को 2 राउंड की वोटिंग के बाद राशिद के पक्ष में 160 वोट पड़े जबकि साले को 99 वोट मिले। जी हाँ, 78 वर्षीय राशिद एक ब्रिटिश शिक्षित इंजीनियर हैं और 2003 से 2010 तक इराकी जल संसाधन मंत्री थे। उनके पास सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े संसदीय ब्लॉक से एक नामांकित व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए 15 दिन है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें घर की खबरों में जहां पर देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। जी हाँ, लोगों के बीच जब पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी तो लगे ये नारे। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के ऊना पहुंचे जहां पर लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया था और अपने नेता को देखते हुए नारे लगाने लगे। प्रधानमंत्री मोदी जी जब लोगों के बीच पहुंचे तो उनका स्वागत देखो देखो कौन आया, शेर आया नारे के साथ किया गया। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है दोस्तों। प्रधानमंत्री ऊना जिले के अंब अदौरा से नई दिल्ली के लिए चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रेन के अंदर भी गए और वहीं से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। ट्रेन से उतरने के बाद पीएम मोदी जी ने लोगों के बीच पहुंचे। वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि सुरक्षा बल प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश
कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें जहां हिजाब विवाद पर AIMIM चीफ ओवैसी का बड़ा बयान, कहा हाई कोर्ट ने कुरान की गलत व्याख्यान की है। जी हाँ, कर्नाटक हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने खंडित फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब बैन पर अलग अलग राय थी, जिसके बाद कर्नाटक में हिजाब पर बैन फिलहाल लगा दिया गया है। दोस्तों, कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद AIMIM चीफ ओवैसी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज का फैसला हिजाब के पक्ष में आया, तो वहीं कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला ठीक नहीं था। उस फैसले में कुरान की गलत व्याख्यान की गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ओवैसी की बौखलाहट को दोस्तों आप किस नजरिए से देखते हैं और आप क्या जवाब देना चाहेंगे बताइएगा जरूर। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें, कश्मीर मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस में ठनी, प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद अमित शाह जी पर बरसे जयराम रमेश। बता दें, कश्मीर मुद्दे को लेकर एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि किसी भाजपा नेता ने कश्मीर की समस्या के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया हो। गुजरात में गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कश्मीर मुद्दे का जिम्मेदार पंडित नेहरू को बताया। इसके बाद कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने ट्विटर पर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अपने शब्दों से अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों पर निशाना साधने की कोशिश की। दोस्तों, जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि नेहरू ने तानाशाही से संविधान में आर्टिकल 370 शामिल नहीं किया। चर्चा हुई थी जो नोटबंदी के समय नहीं हुई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आपत्ति नहीं जताई। JNK में काम कर चुके अयंगार ने ड्राफ्ट किया और इस पर किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। शाह अपने साहब जैसे झूठ के सुपर स्प्रेडर है। यानी कि दोस्तों, केंद्र सरकार को जयराम रमेश जी ने घेरने की कोशिश की है और ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है। दोस्तों, आप क्या जवाब देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के इस खबर को लेकर? अगली खबर की बात करें जहां रेलवे ने करोड़ों यात्रियों को दिया तोहफा, दिवाली छठ के लिए शुरू कर दी है सुविधा। जी हां दोस्तों, इस बार दिवाली और छठ पूजा पर आप अगर अपने घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से यात्रियों को आराम से घर पहुंचाने के लिए खास सुविधा शुरू कर दी गई है। दोस्तों, अगर आपको भी घर जाने के लिए अभी तक टिकट नहीं मिला है तो अब तुरंत बुकिंग करा सकते हैं। रेलवे की ओर से ऐलान किया गया है कि इस साल छठ पूजा पर 179 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें यात्रियों को आसानी से टिकट मिल सकता है। आपको बता दें कि फेस्टिव सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए इन ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया गया है। रेलवे के इस फैसले से यात्रियों की परेशानी काफी कम हो जाएगी। आपको बता दें कि ये स्पेशल ट्रेनें दिल्ली पटना, दिल्ली भागलपुर, दिल्ली मुजफ्फरपुर, दिल्ली सहरसा आदि प्रमुख स्थानों को कवर करेंगे। ऐसे में दोस्तों, कितने भाई बहन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनको गाँव जाना है दोस्तों, वो भी इस त्योहारी सीजन में बताइएगा जरूर। साथ ही साथ एक और खबर बता दें जहाँ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया जबरदस्त ऐलान, कार बाइक चलाने वालों की हो गई बल्ले बल्ले। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि अगले 1 साल के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल कारों की लागत के बराबर हो जाएगी। ये खबर कार और बाइक चलाने वालों को बहुत ही सुकून देने वाली। और इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने जापानी कार निर्माता टोयोटा की फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी FFV शेव की पहली पायलट योजना को शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने भाई बहन जो इंतजार कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का, कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इनके रेट कम हो कि आप उसको खरीद सके। दोस्तों, अगर ऐसा है तो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।